वेलकम बैक। वापस आ गए हम। बहुत एक सीरियस डिस्कशन जो अब हम करने जा रहे हैं। मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो बिल्कुल अपनी स्किन को बर्बाद करके आ जाती हैं ख़वातीन, सिर्फ इस एक चीज़ के लिए कि उनका रंग गोरा हो जाए। एक तो इस कॉम्प्लेक्स से हमारी कौम को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को निकलने की ज़रूरत है। और कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि ख़वातीन ही रीज़न बनती हैं औरतों को कॉम्प्लेक्स में डालने का, क्योंकि जब माएँ रिश्ता लेने के लिए जाती हैं और कहती हैं होर कुछ हो ना हो, मेरे पुत्र दी जड़ी हैगी ना होने वाली बीवी वो गोरी ज़रूर होनी चाहिए। तो वो बता भी इस तरह से रही थी। सर, क्या आपके पास जो केसेस आते हैं उनकी ज़रा डिटेल्स बताएं हमें। बेशुमार केसेस आते हैं और हर एज ग्रुप से, यानी मैंने देखा है कि टीन एज की ख़वातीन, लड़कियां 15-16 साल की लेके 30-35-40 साल तक की ख़वातीन जो हैं वो इस तरह की कॉम्प्लेक्स का या एहसास कमतरी का शिकार होती हैं। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक मैट्रिक की स्टूडेंट थी, वो आई और वो अपनी अम्मा को साथ लेके आई हुई थी और वो उनसे लड़ रही थी कि अम्मा मैंने गोरे होना है मेरे, और यानी वो इस हद तक थी, अग्रेसिव थी कि उसकी अम्मा ने मुझे बताया कि इसने अपने आप को थोड़ा सा टॉर्चर भी किया है कुछ इस तरह का। शी वाज सो अग्रेसिव। ओह माय गॉड। और वो मुझे ये कह रही थी, डॉक्टर साहब मैं इस सोसाइटी में निकलती हूँ, मुझे उस बच्ची से मिलवाना ज़रूर, आप ज़रूर प्लीज़, सीरियसली। अच्छा। वो कहती है मैं डॉक्टर साहब निकलती हूँ, मेरी सहेलियाँ इतनी गोरी गोरी हैं, वो मेरी स्किन की तरफ देखती हैं और वो मुझे कहती हैं तुम काली हो। और मैं सोचती हूँ मेरी शादी होनी है, लड़के आजकल काली लड़कियों को पसंद नहीं करते। सो आई मीन इट इज़ डिलेमा। मेरा ख्याल है ऐसी बच्चियों को ना आपको बाहर भिजवा देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि बाहर जाएं तो उन्हें पता चले कि काले रंग या सांवले रंग की कितनी अहमियत है। शायद मैं जब छोटी होती थी उस वक्त मैं भी काफ़ी सांवली होती थी पक्के रंग की। शायद वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर है थोड़ा ठीक हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ अल्लाह की तरफ से। कुछ मेरी कोशिशें भी काफ़ी करती रही, मगर मैं आपको बता रही हूँ दिस इज़ अ रियलिटी कि ये इस तरह से होता है। अच्छा, फिर बच्ची को आपने क्या उसका मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उसे बताया मैं अमेरिका में था और वहाँ पे गोल्डन कलर जो होता है, यानी थोड़ा सा डार्क कलर है, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि उन्हें मिले। वो उस पर हज़ारों लाखों डॉलर स्पेंड करते हैं। वो डेली टैनिंग सैलून्स में जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, वो हेट करते हैं अपने वाइट कलर से। और वो कहते हैं कि ये एशियन जो कलर है, हमारी ख्वाहिश अगर मुझे मिल जाए, वो आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं अपनी पूरी बॉडी पे, ये कलर मिले। तो यानी वो तो फिर लेकिन अगेन यानी वो एक चीज़ बैठी हुई है जहाँ पे हमारी सोसाइटी ऐसी है, ये सारी चीज़ें। बहुत कोशिश की उसे समझाने की, थोड़ी बहुत उसे समझ तो आई, लेकिन शी वाज इंसिस्टिंग, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं गोरी हो जाऊँ, कोई इंजेक्शन लगा दे मैं पूरी का पूरा गोरा हो जाऊँ ना, गोरी हो जाऊँ। फिर इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो क्रीम्स हैं, ये ऐसी चीज़ है अरूज के आप यानी लगाते हैं, जैसे आपने बताया 300-400 का खर्चा है, सस्ता है, लड़कियां लगाती हैं, वो गोरी हो जाती हैं और वो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हम गोरी हो गई हैं। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि वक्ती तौर पे तो वो गोरी हो गई हैं, अच्छी लग रही हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद जो उनके फेस का हशर होगा, तो छाइयाँ पड़ जाती हैं, पैचेस पड़ जाते हैं, स्किन पतली हो जाती है, ब्लड वेसल्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं और स्किन की और बेशुमार बीमारियां उसमें आ जाती हैं। इवन क्योंकि इन क्रीमों में हमें हमारी एक प्रॉब्लम ये भी है, मसला ये भी है कि हम नहीं देखते कि हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसको हम पढ़ने की कभी भी जहमत नहीं करते कि इसके अंदर क्या है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर क्या क्या अज्जा हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उस कॉम्बिनेशन में एक स्टीरॉयड क्रीम भी यूज़ हो रही है और स्टीरॉयड कभी भी फेस पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो एक्ने की ट्रीटमेंट नहीं है, वो पिंपल्स की ट्रीटमेंट नहीं है, उसके सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और एक पिंपल्स की किस्म है जिसे हम स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने कहते हैं। वो होती है स्टीरॉयड की वजह से। तो वो मुसलसल यानी वो लगाने की वजह से उनकी एक्ने आती है। और दूसरी मैंने देखा कि ख़वातीन थोड़े से पिंपल वो भी स्टीरॉयड लगा लेते हैं, उससे बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक दो मेरे वो दाना निकला, उन्होंने कहा ओ आप ये क्रीम लगाएं ना, तो मैं जब लेने के लिए गई मैंने कहा मुझे ये दें, इससे तो फ़ौरन आराम आता है। बाद में पता चला उसके अंदर स्टीरॉइड्स थे। सो आई वाज लाइक नो नॉट एट ऑल, यू कांट डू द यूज। बेसिकली मेरा ख्याल है कि हमारी शॉर्टकट्स में ना एक्चुअली हमारा वो जो एक माइंड सेट है, शॉर्टकट्स में हम आके फंस गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू हमारी तो जारी है, मगर मैं अपने टॉपिक की तरफ भी थोड़ा आना चाह रही हूँ और मैं ज़रा बात करना चाहूँगी। आप डॉक्टर तो हैं, मगर ज़ाहिरी बात है एक ज़िंदगी जो आप गुजार रहे होते हैं उसमें हम इर्द गिर्द देखते हैं कि अगर कोई मतलब मसलन अगर आपको कोई अच्छी जगह जॉब मिल गई है या अगर आपकी पोजीशन अपग्रेड हो गई है, कुछ ऐसा,
जेलसी का एलिमेंट, डू यू हैव दैट इन योर डॉक्टर्स की जो फील्ड है, इसमें भी होता है ये जेलसी का एलिमेंट? मेरा ख्याल है कि बड़ी यूनिवर्सल सी चीज़ है और ये कॉमन है, हर जगह है मेरा ख्याल है, डॉक्टर्स में भी है। और मैं जब बाहर से आया तो मुझे ये एहसास दिलाया गया कि तुम बाहर से ट्रेनिंग लेके आए हो। अच्छा। तुम्हारी ट्रेनिंग शायद अच्छी नहीं है। अच्छा। तो आई मीन इट इज़ हर कोई नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं। आप कह लें कि जनरली हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बेशुमार लोग ऐसे हैं। मेरे सीनियर्स थे, मेरे टीचर्स थे, मुझे इनकरेज किया बाहर जाने में और मुझे वेलकम किया, खुश आमदीद कहा जब मैं वापस आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जी ये शॉर्टकट है, बाहर से पढ़ के आए हो, तुम्हारी हाँ, मतलब वो लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं कि अब देखते हैं क्या करते हैं। और ये वो सही। और हमारे यहाँ बहुत कम, अगेन मैं कहूँगा कि एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अगर किसी और के पास जाए, मेरा मरीज़ किसी और के पास जाए, तो यूजुअली वो अप्रिशिएट करते हैं या वो कहते हैं उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से आपको अच्छी ट्रीटमेंट दी। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे फील होता है कि कुछ लोग शायद ये कहते हैं ओ डॉक्टर साहब ने थोड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल सही। उन्होंने तुसी जाओ फिर हो, तुसी चाह ला लो, तुसी उधर से कुल जाओ जी। बिल्कुल इस तरह का एक रवैया है बहुत ज़्यादा, जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ी तकलीफ दे बात है, नहीं होना चाहिए। मगर ये कि हम मतलब हमारी फील्ड के अंदर भी बहुत ऐसा होता है, ज़ाहिर है शो बिजनेस इज़ लाइक दैट, मगर इट्स नॉट ओनली इन शो बिजनेस, इट्स एवरीवेयर, हर जगह किसी भी फील्ड में आप चले जाएं तो ये एक सिलसिला होता है जी। मैंने देखा कि आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, बाहर मैंने देखा, आप भी बाहर रही होंगी, कि वो लोग, ये जेलसी या हसद उस वक्त कम होता है जब आप अपने काम से काम रखें, आप अपने काम से सिंसियर हों, आप अपने काम से को अमानत समझ के उससे अपनी जो है ना सिंसियरिटी करके उसको अच्छे तरीके से अंजाम दे। गलतियां हर बंदे में होती हैं, लिमिटेशंस हर बंदे की हैं, और जब आप अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे और किसी दूसरे पे आपके पास टाइम ही नहीं होगा किसी दूसरे के बारे में सोचने का कि उसका काम कैसा है। जब आप अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, तो शायद मेरा ख्याल है कि हसद का एलिमेंट्स फिर कम। हमारा मसला ये होता है कि हम अपना काम देखने की बजाय सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि दूसरा कोई क्या गलत कर रहा है। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अदर्स। शायद ये रीज़न है कि हम अपना काम भी सही तरीके से कर नहीं पाते। तो आई थिंक ये रवैया बदलने की ज़रूरत है। टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल करना चाहती हूँ, वो ये है कि अब आजकल क्योंकि रमज़ान है, ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी एतकाफ़ पे बैठते हैं और सारा सिलसिला होता है, और उसके साथ साथ जब आप नमाज तरावी के लिए जब जाते हैं तो उसमें होता ये कि ज़ाहिर है हम सजदे में, और वो सारा काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो पाँव हैं उसके ऊपर आपकी जिल्द, जो स्किन है, वो बड़ी खुरदरी सी हो जाती है और बड़ी हार्ड सी हो जाती है, बल्कि ब्लैक नीला नील भी पड़ जाते हैं अक्सर औकात हम देखते हैं। उसको ठीक करने के लिए वो क्या आप क्या कहेंगे लोगों को, क्या टिप देंगे? ये बड़ा वैसे आम प्रॉब्लम है, और लोगों के लिए, नमाज़ पढ़ते हैं जो लोग, उनके लिए ख़ुसूसन आपकी बात बिल्कुल वजह। और अगर आप देखें जो मेहराब बनता है चेहरे पे, हम रिलीजियस मजहबी पॉइंट पे इसको देखते हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये नमाज़ पढ़ने वाले की निशानी है और हम इसे अच्छा समझते हैं। लेकिन इसकी जो आप मैकेनिज़्म देखें या टियोलॉजी देखें साइंटिफिकली, वो भी यही है, जब हम अपना फेस ज़मीन पर रखते हैं तो फ्रिक्शन होती है, एक टच होता है, मैकेनिकल ट्रॉमा होता है हल्का सा, तो दिस इज़ ड्यू टू दी फ्रिक्शन। ये एक रगड़ की वजह से थोड़ा सा होता है और वहाँ पे स्किन थोड़ी सी थिक हो जाती है। इसी तरह जब हम नमाज पढ़ते हैं और आपने जैसे पाँव का जिक्र किया, वहाँ भी दो फोल्ड्स आपस में मिल रहे होते हैं और वो रगड़ की वजह से वहाँ पे स्किन थिक होना शुरू हो जाती है, और ये कॉमन स्किन का रिएक्शन है। अच्छा, इस स्किन को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कुछ मेडिकेशंस हैं दैट कैन हेल्प, कुछ यानी टॉपिकल क्रीम्स हैं वो हेल्प कर सकती हैं। लेकिन जनरली आम एक खातून या एक आम मर्द क्या कर सकता है, वो जहन में ये रखे, ये खुश्क जिल्द है, ड्राई जिल्द है, डेड स्किन है, तो इसको जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज करेंगे, कोई लोशन लगाएंगे, वो भी इसको हेल्प करेगा, ठीक हो जाएगा। सही। और कुछ और क्रीम्स हैं, वो फिर डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन टू पर्सन के किस तरह से। अच्छा, रमज़ान का जब महीना आता है तो आपके पास ज़ाहिर है उस महीने में भी लोग तो आते ही होंगे, कुछ नॉर्मली आते होंगे, मगर कुछ रमज़ान की वजह से अगर कुछ इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, या अगर वो सही तरीके से, वही बात है, जो डाइट को फॉलो नहीं करे, किस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग आपके पास आते हैं?
रमज़ान में रमज़ान में मेरा ख्याल है कि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, हमारी फूड की वजह से, ऑयली फूड की वजह से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो एक्नी का, पिंपल्स का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो और फिर चूंकि आगे ईद का इवेंट आ रहा होता है और फिर शादियों का सिलसिला, तो उस हवाले से चेहरे की सफाई, जो छाइयाँ हैं या फ्रैकल्स हैं, निशान हैं, चेहरे की ग्लो, इस हवाले से। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर साहब, आपके पास कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, बिकॉज मैं नॉर्मली, अगर आप मुझसे पूछें, एक ज़माना था जब मैं फेशियल्स करवाया करती थी, अब मैं फेशियल्स उस तरह से नहीं करवाती। मैं डर्मा एक है आप लोगों का, जो वो इट्स व्हाट डू यू कॉल दैट, मेडिकेटेड, हाँ जी, डर्माब्रेजन, माइक्रोडर्माब्रेजन, हाँ जी बिल्कुल, जिसके अंदर आपका फेशियल काइंड ऑफ अ थिंग होती है, वो डर्मा, मैं तो उसको डर्मा के नाम से डालती हूँ, अब आप इसको कॉम्प्लिकेट ना करें मेरे लिए। तो वो मैं करवाती हूँ। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो स्किन को फ्रेश करने के लिए, या आप लोगों के पास इवन टाइटन करने के लिए, कौन कौन से आप क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं लोगों को? रोज़ स्किन में जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे बेस करते हैं कि स्किन को माइल्ड सा ट्रॉमा देते हैं हम, और उस ट्रॉमे की वजह से स्किन की एक्सफोलिएशन होती है, यानी स्किन, ऊपर वाली स्किन उतरती है। हमारी जो डेड स्किन है, जो स्किन को डल बना रही होती है, डल लुकिंग होती है, उसको हम रिमूव करते हैं। वो मैकेनिकल तरीके से भी रिमूव कर सकते हैं, केमिकल तरीके से भी रिमूव कर सकते हैं, और वो लेज़र के जरिए भी हम हटा सकते हैं। तो ये तीनों जो मोडेलिटीज हम यूज़ कर सकते हैं। मगर आजकल ज़्यादा फोकस लोगों का किस पे है, या आप क्या रिकमेंड ज़्यादा करते हैं? मेरा ख्याल है कि हाइड्रा फेशियल इज़ वन ऑफ फेशियल विच इज़ मेडिकेटेड फेशियल, एंड इट इज़, ये जो है एक आप कह लें कि जदीद फॉर्म है माइक्रोडर्माब्रेजन की। और ये मैकेनिकल प्रोसीजर है, इसमें एक पेन सा होता है, हैंड पीस सा होता है, जो हम फेस पे ग्लाइड करते हैं। मैं बिल्कुल वो उसी की बात कर रही हूं। आपकी डेड लेयर को ऊपर से उतारता है, और उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, क्रिस्टल पार्टिकल्स भी होते हैं। कुछ क्रिस्टल पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये उसकी अपडेटेड फॉर्म है, उसकी जदीद फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे आप बताएं, अपॉइंटमेंट कब की देंगे मुझे? ये बताएं मुझे। अब जब कहेंगे, ईद से पहले टाइम होगा आपके पास? चलिए ठीक है, तो ईद से पहले तो वैसे काफ़ी बिजी स्केड्यूल होगा आपका, है ना? तो चलिए इंशाल्लाह आपसे डेफिनेटली मुलाकात होगी। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आई थिंक बहुत इन्फॉर्मेशन भी दी आपने, और वही चीज़ जो आपने कही कि जहाँ पे हम ये जानते हैं कि वाटर इनटेक हमारा बहुत कम हो जाता है, बस ये कि कोशिश करें कि 8 से कम 10 गिलास पानी जो है वो ज़रूर आप अपनी जो अफ्तारी से सहरी तक का जो दौरानिया होता है उसमें ज़रूर लें। उसके साथ साथ खुदा के लिए थोड़ा हथ हौला रखें पकौड़ों समोसों के ऊपर, खाएं, ये नहीं मैं कह रही कि ना खाएं, लोग कहेंगे हर वक्त नसीहतें करती है, और मगर खाएं मगर थोड़ा सा आराम आराम से, कम कम, और फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, फ्रूट चाट की सूरत में। इवन दही भल्ले ठीक है, दही ज़ाहिर उसके अंदर आपका जाता है, वो इस तरह की चीज़ें खाएं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जब जो रोज़ा है वो साइंटिफिकली बहुत सारी स्किन डिजीज़ का इलाज भी है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी वजह से हल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हुई हैं जिसमें ये साबित हुआ है कि अगर आप फास्टिंग में रहेंगे, यानी अगर आप रोज़ा रखेंगे या काफ़ी देर तक खाना नहीं खाएंगे, तो उसकी वजह से वो डिजीज़ जो हैं हल हो जाते हैं। तो आपको पता भी नहीं होता, और फिर भी देखें अल्लाह की ये जो नेमत और रहमत ही है हमारे कि रोज़े जो हैं वो किस तरह से आपके लिए कहाँ कहाँ आसानी पैदा करते हैं। सर अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आप लोगों को यकीनन आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से अगर कोई सवालात हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमें ख़त भी लिख कर भेजें, और साथ ही साथ हमें फ़ोन करके भी बताएं जो सवालात हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे आप तो आपसे ज़रूर पूछेंगे। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे एक और स्पेशल से गेस्ट के साथ। तो मुलाकात होती है ब्रेक के बाद।